हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड-19। मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में डिटेल से इस आर्टिकल में बताया गया है। ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हैज सजेस्टेड that immunity to COVID-19 might be lost in month। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में बताया गया, कुछ लोग पर यह स्टडी की गई है कि कोविड-19 जो व्यक्ति को पॉजिटिव होता है, फिर जब वो रिकवर हो जाता है तो रिकवर होने के बाद कुछ महीने के बाद चांस है कि फिर से उसकी इम्यूनिटी वायरस से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टडी बताई गई है। देखिए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, मतलब 100% ये कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव होने के बाद, पॉजिटिव पेशेंट रिकवर होने के बाद फिर से वायरस कितना अटैक करता है, कितने महीनों तक अटैक करता है या फिर कभी अटैक नहीं करता है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में बताया गया, लेकिन ये कंफर्म 100% नहीं है कि रिकवर हो जाने के बाद इम्यूनिटी फिर इस तरह हो सकता है कि फिर से वायरस लग जाए। तो द सजेशन इज बेस्ड ऑन द सेफ ड्रॉप इन पेशेंट एंटीबॉडी लेवल 3 मंथ आफ्टर द इन्फेक्शन। तो ये बताई जा रही है कि पेशेंट के अंदर 3 महीना के बाद वो इम्यूनिटी ड्रॉप, एंटीबॉडी जो है वो ख़त्म हो सकती है या फिर वो फिर से वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या पाया गया है? The researchers analyzed the immune response of recovered COVID-19 patient and healthcare worker। तो जो भी संपर्क में आया, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, कोविड-19 के से जो भी प्रभावित हुआ, the antibodies that especially help in neutralizing the coronavirus SARS-CoV-2 decrease fall during 18 to 65 follow the period। तो देखा गया कि वो कोरोना वायरस से उनके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ और तकरीबन 18 से 65 दिन के बाद तो फिर से ये ख़तरा रहा कि उनको फिर से ये कोविड-19 प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि एक टाइम के बाद जो है एंटीबॉडी फिर काम नहीं कर रहा बॉडी के अंदर कि फिर से वो कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। ये बात ये स्टडी में फाइंड आउट किया गया। This is similar to decrease in antibody seen seasonal coronavirus associated with the common cold। तो बताया जा रहा है कि देखिए, एंटीबॉडी की जहाँ तक बात है, कुछ वायरस ऐसा होता है कि जिसकी एंटीबॉडी ऐसी बन जाती है हमारे शरीर में, जब एक बार उस वायरस से हम प्रभावित हो जाते हैं तो फिर पूरी लाइफ टाइम वो वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाता है और फिर वो बीमारी कभी हमें नहीं होती है। जैसे कि मीजल्स एक ऐसी बीमारी है कि एक बार जिस व्यक्ति को मीजल्स हो गया तो उसके ब्लड के अंदर वो मीजल्स से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी बनता है और फिर कभी मीजल्स नहीं होता है। तो कॉमन कोल्ड जैसा ये वायरस जैसा जो सीजनल जो वायरस होता है और जो ये इसकी एंटीबॉडी भी उसे ही वैसा ही होती है कि एक लंबा टाइम तक नहीं होता, एक वक्त के बाद जो है फिर से एंटीबॉडी टूट सकता है और फिर से ये चीज़ें हो सकती है। The immunity developed by the formation of antibody against SARS-CoV-2 lasts to only a few months। तो यही बात है। Recovered COVID-19 patient are likely to remain susceptible and could get reinfected। तो ये देखा गया कि मतलब फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं वो पेशेंट जो रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, The level of antibiotic was at a higher level patient with the severe symptoms। ठीक है, The asymptomatic individual also generate antibodies against the virus। तो ये भी बात है। तो which are likely implication, तो इसके क्या implication है? This has implication और serological testing, antibody protection against infection with the SARS-CoV-2, durability of vaccine protection। तो ये बात है कि ये इम्प्लीकेशन है कि जो आप टेस्टिंग, एंटीबॉडी प्रोटेक्शन, ये SARS-CoV-2 ड्यूरेबिलिटी वैक्सीन प्रोटेक्शन, तो इसके लिए जो है कर सकते हैं। इसके लिए एक बंदे को जब एक बार जब वो प्रभावित हो गया तो वैक्सीन दे करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा एंटीबॉडी बना सकते हैं, उसको वैक्सीन
वैक्सीन लगाया जा सकता है ताकि फिर से वो वायरस जो है अटैक ना हो। तो फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एंटीबॉडी रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो रिसर्च तो कि अभी भी कंप्लीट नहीं है कि किस तरह का एंटीबॉडी शरीर के अंदर जो है पूरी तरीके से इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है, ख़ासतौर से कोरोना वायरस के लिए। तो ये अभी भी रिसर्च का एक सवाल है। हाउ डू एंटीबॉडी बिहेव। तो अब सवाल है कि जो एंटीबॉडी की हम बात कर रहे थे, एंटीबॉडी शरीर के अंदर बिहेव कैसे करता है। तो पहली बात यह है कि सीधी सी बात है, एंटीबॉडी जो है फिर से वो वायरस जिस वजह से भी जो बीमारी आपको हुई थी, जो इन्फेक्शन जो हुआ था, जो भी पैथोजन रहा, वो वायरस फिर से जो है आपको प्रभावित नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो सीजनल कोरोना वायरस या फिर कह लें कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो कॉमन कोल्ड जो सीजनल हो, तो वो वायरस जो होता है उसका एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये एक बात की जा रही है। तो द यूजली रिमेन द ब्लड फॉर द पीरियड टाइम एंड क्विकली एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम व्हेन द बॉडी एक्सपोज द पैथोजन अगेन। तो फिर जितना जल्दी ये ठीक होता है, फिर उतना जल्दी फिर उसका एंटीबॉडी जो है ख़त्म हो सकती है, और ये चीज़ें कही जा रही है। सम एंटीबॉडीज नॉट ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन द पैथोजन रिटर्न बट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर ए लाइफ टाइम। तो जिसके बारे में हमने बात किया था, कुछ एंटीबॉडीज़ जो पैथोजन जो होता है वो हमेशा के लिए जब एक बार प्रोटेक्ट हो जाता है हमारी शरीर, फिर लाइफ टाइम फिर उस वायरस से, उस बीमारी से प्रभावित नहीं होती, जैसे कि मीजल्स में ऐसा होता है। तो इन द केस ऑफ सीजनल फ्लू द एंटीबॉडीज गिव प्रोटेक्शन फॉर ए स्मॉल पीरियड। तो ये सब बातें हम जान चुके। तो एक पॉइंट यहाँ पर और है, टी सेल मैटर। व्हेन डू टी सेल मैटर। तो टी सेल मैटर क्या है, एक कंपोनेंट है इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस एंड रिस्पॉन्स थ्रू आइदर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, ठीक है। ए ह्यूमन बॉडी हैज़ ए टू मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स विद द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो मानव शरीर के अंदर दो तरह का मैकेनिज्म है इम्यूनिटी का। पहला है ह्यूमरल इम्यून, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो इंसान के, देखिए एक तो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा है एक एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के अंदर वायरस से प्रभावित होने के बाद जो बनता है। दो तरह का इम्यून हमारे शरीर में एक होता है, एक नेचुरल हो गया और एक कह लें कि एक नेचुरल नहीं है। एक वायरस से प्रभावित होने के बाद ये इम्यून सिस्टम बनता है। तो ये टी सेल के बारे में बात की जा रही है कि वायरस इंटर सेल एंड नॉट डिटेक्टेड बाय एंटीबॉडी, ठीक है। वायरस शरीर के इंटर किया गया लेकिन एंटीबॉडी के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया गया। ए सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैन टेक ओवर द किल द वायरस, ठीक है। अगर कोई सेल जो है उस वायरस को पर रिस्पॉन्स करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करके वायरस को किल करता है, तो वो टी सेल है, ठीक है। तो इम्यूनिटी अकर्स इनसाइड द इन्फेक्ट सेल आर मेडिएटेड बाय सेल्स T lymphocyte T cells. These cells get activated by interacting with the antigen virus presenting cell to recognize the infected cell. तो ये टी सेल जो क्या कर सकता है कि वायरस को प्रेजेंटिंग जो हमारे अंदर है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और फिर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना सकता है। Once the T cells are activated, they clone themselves, generating immunity to T cells and destroy the infected cell. तो यही बात की जा रही है, टी सेल एक एंटीबॉडी की तरह आप समझिए कि अगर ये जनरेट हो गया तो फिर से उस जर्म को यानी कि उस वायरस को जो है डिटेक्ट करके जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन सम ऑफ द टी सेल्स रिमेन इनएक्टिव एज मेमोरी सेल्स एंड प्रोड्यूस मोर टी सेल्स इट इन्फेक्शन रिटर्न। सो मेमोरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सो डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से इसको पढ़ लीजिए, कोई ख़ास यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो दूसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत अभियान, चूँकि इसमें हमको मेडिकल नहीं करना है, ठीक है। जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही काफ़ी है, ठीक है, चूँकि हम इसमें मेडिकल नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। द पेंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, लाइवलीहुड लोगों का प्रभावित हुआ काफ़ी सेक्टर में। तो आत्मनिर्भर भारत सरकार के द्वारा ये एक रास्ता चुना गया कि आने वाले वक्त में जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है
तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था या फिर हमारे देश की स्थिति ऐसी ना बने जैसी अभी बनी है। तो इसके लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का रास्ता जो है चुना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स यही है कि इकोनॉमी को एक स्पेयर देना है, रिवाइव करना है, जिस जगह पर समस्या है उसको दुरुस्त करना है, ठीक है। और इंसुलेटिंग इंडिया फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन ट्रॉम इन द लॉन्ग रन, और फ्यूचर में जो है ये अपने अर्थव्यवस्था को जो है ऐसे गिरने से बचाना है। द अभियान सीक टू बिल्ड कैपेसिटी अक्रॉस सेक्टर, प्रमोट लोकल प्रोडक्ट। इसका मकसद होगा कि हमारी कैपेसिटी बिल्ड करें और अपने लोकल प्रोडक्ट को जो है इन्हेंस करें, प्रमोट करें। आत्मनिर्भर भारत इज नॉट मीन टू प्रमोट प्रोटेक्शनिज्म और आइसोलेशनिज्म बाय इरेक्टिंग ट्रेड बैरियर। तो ये बात भी है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये भी नहीं है कि हमको दूसरों के प्रोडक्ट पर जो है टैरिफ बैरियर बहुत लगाना है और अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि आइसोलेशन की दुनिया से कट करके जो है अपने को दुनिया से काट लेना है। तो आत्मनिर्भर भारत का मकसद ये भी नहीं है कि दूसरे के प्रोडक्ट्स पर जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के उसको महंगा कर देना है ताकि वह हमारे मार्केट में चल ना सके, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना दूसरी बात है आइसोलेशन नहीं होना है पूरे वर्ल्ड से, ये कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। इट्स सेक टू मेक द इंडियन इकोनॉमी टू रोबस्ट टू लॉन्ग रन बाय। तो एक हमारे रेजिलियंट इकोनॉमी बनाने की तरफ ये कदम है कि अर्थव्यवस्था रेजिलियंट हो, मुश्किल घड़ी में भी अच्छे तरीके से फंक्शन हो। स्केलिंग का मैन्युफैक्चरिंग में चूँकि हमारी कमजोरियाँ उसको दुरुस्त हो। एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें बढ़ोतरी हो। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। प्रमोटिंग कंजप्शन लेड ग्रोथ, और फिर जितना कंजप्शन हो उतना ग्रोथ जो है उसके हिसाब से प्रमोट हो। इंडियाज़ पोटेंशियल, भारत की पोटेंशियल क्या है? देखिए, बहुत बड़ी जो है कह लें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा आबादी भारत में रहती है। भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या से संपूर्ण राज्य है, कंट्री है। भारत के पास देखिए क्या है ना कि 35 साल से कम, 65% भारत की आबादी 35 साल से कम है, ठीक है। 35 साल से कम की आबादी, 65 साल, यानी कि यंग एज पॉपुलेशन है भारत के पास। तो इसका इस्तेमाल भारत जो है अपने भारत को जो है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आने वाले वक्त को मजबूत भारत बनाने के लिए बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी आधी आबादी की उम्र जो है 25 साल से भी कम है। तो आत्मनिर्भर भारत, अगर ऐसा ही लक्ष्य रखा गया और लक्ष्य को अच्छे तरीके से पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से अगर पूरा किया गया तो यकीन माने कि भारत के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भारत की तकरीबन 65% आबादी जो है 35 साल से उम्र में कम है, और तकरीबन आधी आबादी हमारी जो है 25 साल से कम है, यानी कि यंग एज पॉपुलेशन अभी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। विद ए ह्यूज एजुकेटेड यंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की, हमें यंग पॉपुलेशन चाहिए, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पैदा करने वाला, एक डेमोग्राफिक पोटेंशियल हो जिसके अंदर ऐसी पॉपुलेशन हमें बनाने की ज़रूरत है, ऐसी स्किल हमें देने की ज़रूरत है। तो स्किल रिपोर्ट 2020 ये बताया गया कि मिलेनियल कंस्टिट्यूट अबाउट 47% ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन। तो हमारे देश का स्किल रिपोर्ट 2020 में बताया गया कि 47% हमारे देश के लोग जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, वो काम करना चाहते हैं, वो उनको स्किल चाहिए, उनको जॉब चाहिए। 47% ऑफ हमारी देश की आबादी बिल्कुल काम करने के लिए, देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिस इज़ लाइकली टू रिमेन द लार्जेस्ट चंक ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आने वाले 10 साल, ठीक है, ये भारत के लिए बहुत ही चंक, बहुत ही इनिशियल हो सकता है, बहुत कारगर हो सकता है अगर इन आबादी का इस्तेमाल अगर भारत ने अच्छे तरीके से इनको शिक्षा दे करके, इनको स्किल दे करके, इनको अच्छे तरीके से अच्छा प्लेटफार्म दे करके अगर यूटिलाइज़ कर लिया तो भारत आने वाले वक्त में नो डाउट कि विश्व गुरु भारत बन सकता है। तो ये बात है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट द पेंडेमिक हैज़ बीन वर्क प्लेसेस। तो जैसा कि अभी का सिचुएशन तो बिल्कुल अलग है। वर्क प्लेसेस चूँकि बेरोजगार हो गए लोग, पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम नहीं है, तो लोगों के पास जो है स्थिति बहुत ही डाउनफॉल है। ऑफिसेज मेंटेनिंग मल्टीपल डोमेन पार्टिकुलरली IT आर फंक्शनिंग द मिनिमम स्टाफ। तो जो ऑफिसेज है वो चीज़ों को मिनिमम स्टाफ और जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने भी जो पार्टिकुलर ये सब फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन
अपने जितना फुल स्ट्रेंथ है उनके साथ नहीं काम कर रहे, बिल्कुल लो स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों की नौकरियां जा रही है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलोइंग देयर एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोगों को प्रमोट करे अपनी एम्प्लॉय को कि आप जो है घर से काम करें। तो ऐसे में तो फिर अच्छे से जो है कह लें कि ज़िंदगी चलेगी, लेकिन तरक्की अगर कहेंगे तो ऐसे में तरक्की नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर जब तक ये वायरस अगर इस तरह से लॉकडाउन बना के रखा तो द पेंडेमिक इज बीइंग सीन बाय द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड एक्वायर टू। देखिए, हर बुरी कंडीशन में कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जहाँ से इंसान के लिए नया रास्ता निकलता है। तो जैसा कि लॉकडाउन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव है। जैसे कि कही जा रही है कि अभी लोगों के पास काम नहीं है, लोग जो काम कर रहे थे सब बेरोज़गार होते चले जा रहे। तो अब लोगों को अब देखना चाहिए कि वो काम पहले जानते थे, जो नॉलेज उनके पास जो पहले था, वो नॉलेज अब लॉकडाउन में उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो अब लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए कि जहाँ से अपने आप को अपडेट करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें, अपने स्किल को अपडेट करें, ताकि वक्त के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सके और एक नया फील्ड में जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको भी एक बात यहाँ पर सुझाया जा रहा है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, सजेस्ट किया गया है 15 जुलाई को। यूथ को स्किल देने की बात है यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूएन, पेंडेमिक एंड लॉकडाउन मेजर हैव टू द वर्ल्ड वाइड क्लोजर ऑफ द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से तो यूएन का एक प्रोग्राम है पेंडेमिक लॉकडाउन के मातहत देखते हुए TVET, ये प्रोग्राम यूथ के स्किल देने के लिए है, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन थ्रेटनिंग कंट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, तो उसके लिए है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 70% ऑफ वर्ल्ड लर्नर आर अफेक्टेड बाय स्कूल क्लोजर अक्रॉस द एजुकेशन लेवल। तो 70% जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाकायदा काम कर रहे थे, जॉब था, वो पूरी तरीके से इस पेंडेमिक की वजह से जो है पूरा उनका जगह नुकसान हुआ। तो अब एक नया स्किल की तरफ लोगों को बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन अपग्रेडिंग और रीस्किलिंग स्किल्ड यूथ। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रिगर्ड पैराडाइम चेंज विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्राइविंग द जॉब मार्केट। तो अब हम लोग चौथा कह लें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ, 14 औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये 14 औद्योगिक क्रांति जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और हम बढ़ रहे हैं कि बढ़ चुके हैं, कदम रख चुके हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, ये 14 औद्योगिक क्रांति की तरफ। तो अब हमें नए नए अपॉर्चुनिटी और नए नए जो है रास्ते बनाने की ज़रूरत है। रिमोट वर्किंग विद इंक्रीजिंग एडेप्टेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी माइट कंटिन्यू विद द मॉडस ऑपरेंडी इन द फ्यूचर। तो न्यू स्किल एंड टेक्नोलॉजी सेट ऑफ ए स्किल लाइक लिसनिंग। तो अब एक नया जो है स्किल सेटअप करना है, लिसनिंग, कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चर, सेंसिटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये सब सारे सिचुएशन में, ये सब चीज़ों में हम अपने स्किल को अपडेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर दिस सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द इमर्जिंग जॉब सिनेरियो। तो आने वाले वक्त में हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि मशीन के द्वारा हम चीज़ों को काम में लाना, मशीन को अपने सोशल जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं उसमें उसको पार्टिसिपेशन करना। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें हम इन्हेंस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एमंग। तो ये सब एक बताया जा रहा है कि एक नया वे के तौर पर जो है यूथ को देखना चाहिए और इसके लिए स्किल देना चाहिए, तो कि इस पेंडेमिक में भी जो वो अपना काम जो है कर सके। तो रिसेंट एफर्ट क्या है, देयर हैव बीन सम रीअसरिंग डेवलपमेंट विद द एम्फेसाइज टू लोकल टू ग्लोबल। तो बात यह है कि द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द कैपेसिटी इंडियन साइंटिस्ट, IT प्रोफेशनल एंड टेक्नोरेट एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल लैक्स PP किट्स। तो भारत तो देखिए क्या है कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं साइंटिफिक तरीके से भी। IT प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहे हैं, PP किट्स का निर्माण कर रहे हैं, सेवरल लैक्स PPT किट्स। तो ये सब चीज़ें मतलब कोशिश की जा रही है कि चीज़ें जो है दूसरों देशों से मांगने के बजाय अपने देशों में जो है इसको इन्हेंस किया जाए, उसको आगे लाया जाए। कोलैबोरेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस वेंटिलेटर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो है वेंटिलेटर का जो है उसको प्रोड्यूस करने का जो है कोलैबोरेशन है। तो ये सब बताया जा रहा है कि भारत किस तरफ जो है इस नए स्किल की तरफ आगे बढ़ रहा है।
मैन्युफैक्चर मोर देन 70 मेड इन द प्रोडक्ट बाय द DRDO। तो देखिए भारत में हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में भी जो है DRDO का बहुत बड़ा रोल है। DRDO जो है नए नए इक्विपमेंट, नए नए आर्टिलरी, नए नए डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें जो है हमारे आर्मी को, नेवी को और हमारे एयरफोर्स को इन्हेंस कर रही है। तो एक बढ़ रहा है, हमारा कदम जो है आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द लो कॉस्ट वेंटिलेटर परना बाय IIT रोकरी। तो एक लो कॉस्ट का वेंटिलेटर जो है बनाया गया IIT रोकरी के स्टूडेंटों के द्वारा। तो IT प्रोडक्ट डेवलप द स्टार्टअप इन द कर्नाटका टेकल कोविड-19। तो ये चीज़ें, तो वे फॉरवर्ड में बातें कुछ की जा रही है कि इंडिया मस्ट एम टू ग्रेजुअली रिड्यूस इंपोर्ट इन एवरी सेक्टर। तो अब वक्त आ गया है कि भारत को अब अपने इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जो हम लोग आयात जो इतना ज़्यादा करते हैं और हमारा जो है हमारा डॉलर जो है चूँकि जो डेफिसिट हो रहा है, तो ये अब वक्त है कि हमें ये कम करना चाहिए। जो एसेंशियल जैसे क्रूड ऑयल वगैरह ये सब हमें इंपोर्ट करते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो चीज़ें हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चीज़ें हमें अब आयात नहीं करनी चाहिए, इसको रिड्यूस करनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी द पैराडाइम शिफ्ट द एरियाज ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और वो ज़माने के साथ, दुनिया के साथ अपने भी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, इतना बेहतर बनाया जाए ताकि लोग जो प्रोडक्ट जो ब्रांडेड है उसके साथ जो कॉम्पिटिटिव हो हमारा प्रोडक्ट भी, और इतने इन्हेंस की जाए। स्टे अहेड द इनोवेशन लैक नॉलेज इकोनॉमी। और जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान के अभाव है, उसको इनोवेशन लाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। PSU एंड प्राइवेट मस्ट बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द कोलैबोरेट रोल इन द बिल्डिंग सेल्फ रिलायंट इंडिया। PSU जो है, प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसको कही जा रही है कि अपने भारत को जो है सेल्फ रिलायंट बना सकती है। तमाम चुनौतियों परिस्थितियों में जो है एक अडिग होकर चुनौतियों से निपटने वाला स्थिति ग्राउंड तैयार कर सकती है। तो सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर मस्ट मैसिव सेटअप इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए चाइना जैसा देश 16% अपनी GDP का जो है इन्वेस्टमेंट में, रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा कर देता है। 16%, सॉरी 16 नहीं 8%, जबकि हमारा रिसर्च में और डेवलपमेंट में हमारा खर्च बिल्कुल जीरो है। ठीक है। तो इस तरफ जो है फोकस देने की ज़रूरत है। PSU को ये अपने टेक्नोलॉजी को जो है मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है। तो तीसरा आर्टिकल है टेस्टिंग डाटा। ठीक है। तो टेस्टिंग डाटा ये कही जा रही है मेंस GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड अर्ली टू द पेंडेमिक बाय इशूइंग ट्रैवल एडवाइजरीज, कंडक्टिंग स्क्रीनिंग at airport, imposing lockdown and putting in place series of testing strategies devised by the Indian Council of Medical Research। तो देखिए सरकार जो है ऐसे टेस्टिंग जल्दी से ज़्यादा कर रही है। एयरपोर्ट पर लॉकडाउन चूँकि लगा हुआ है कंटिन्यू, तो टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है बढ़ाने की ज़रूरत जो है महसूस कर रही है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन। जैसा कि हमारी आबादी है, ये इस आबादी के हिसाब से हमारी टेस्टिंग जो है बढ़ाने को जो है लेकर ICMR का कंसर्न है। तो ए रिसेंट डेवलपमेंट इन द टेस्टिंग स्ट्रेटजी ICMR वाज द एडॉप्शन ऑफ द रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर। तो ये एक टेस्ट किट है जिसका नाम यहाँ बताया जा रहा है POC टेस्ट, डेट प्रोवाइड डेट रिजल्ट इन विदिन 30 मिनट। चूँकि हमारा पहले जो टेस्ट हो रहा था उसमें रिजल्ट आने में जो है तकरीबन 8 घंटा लग जा रहा था, लेकिन अब जो है इसमें एक बूस्ट हो गया है। ICMR ने एक चीज़ जो हमारे डेवलपमेंट, एक जो रिसर्च हुआ टेस्टिंग के कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए, रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर POC, ये 30 मिनट में ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है कि केस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। तो दिल्ली ने कई बड़ी मात्रा में जो है इस टेस्टिंग के नंबर को इस्तेमाल किया है और कई सारे कंफर्म केसेस जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई है, ये बातें कही जा रही है इसका इस्तेमाल करके। द रैपिड किट्स आर टू बी यूज्ड अक्रॉस इंडिया, कंटेनमेंट जोन, हॉस्पिटल, लैब। तो कई सारे उस जोन में जहाँ पर जो है संक्रमण ज़्यादा, तो ये चीज़ें जो है ये किट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो चैलेंजेस क्या है? द किट नीड बी द मेंटेन एट द टेम्परेचर 2 डिग्री से 30 डिग्री। तो दिक्कत ये है कि इस किट को टेम्परेचर मेंटेन करना है 2 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री। एक अच्छा रिजल्ट तभी आपको मिल सकता है, यानी कि ये टेस्ट किट भी जो है गलत बता सकती है। ठीक है। तो बेहतर है इसको अच्छा इस्तेमाल में लाने के लिए 2 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक इसका ऑप्टिमल जो है रिजल्ट तभी अच्छा आएगा, ये टेम्परेचर इसका होना चाहिए। द नेगेटिव रिजल्ट रिपोर्टेड बाय दिस रैपिड एंटीजन किट्स नीड टू बी द रिपोर्टेड विद द काउशन। तो ये भी कह सकते हैं 100% ये रिजल्ट
नहीं कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव है तो वो 100% ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव ही है। कई बार ऐसा होता है कि जो है 100 चेकअप करने के बाद जो है 10 को पॉजिटिव निकल जाती है, या फिर 5 पॉजिटिव निकल जाती है, या फिर 1 पॉजिटिव निकल जाती है। तो उसको रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात की जा रही है। द फॉल्स निगेटिव कुड रिजल्ट इन द स्प्रेडिंग द वायरस अननोनली। और अगर फॉल्स चैलेंजिंग रहा कि फॉल्स अगर ये चीज़ें अगर हो गई कि पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव अगर करने लगे, तो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर पड़ सकता है। हम सप्लाई चेन को जो है मतलब जो चेन है कोरोना वायरस के फैलने का, उस चेन को फिर हम कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो टू ब्रेक द could include symptomatic asymptomatic tested RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट यूज फर्स्ट टेस्ट सेकंड ऑफ द टेस्ट। तो ये बात की जा रही है। द ICMR हैज ऑल्सो स्टेटेड द ऑल रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव शुड बी द रीटेस्टेड। तो जो भी नेगेटिव है उसको रीटेस्टेड किया जाए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है चीज़ों को बहुत ही सतर्कता के साथ आगे देखा जाए। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द पॉजिटिविटी रेट इज़ द देन 5% 40 days टू रीजन टू बी क्लासिफाइड हैविंग गुड टेस्टिंग, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इंपॉर्टेंस यही है कि टेस्ट नंबर अंडरस्टैंड द रियलिटी। ये बताता है कि रियलिटी क्या है, जितना टेस्ट हम कर पाते हैं। तो टेस्ट यही बताता है कि कितना सिचुएशन अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट के लिए जो हमने जो अभी किट का जो बात की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किट भी ऐसा हो कि जिससे कि टेस्टिंग जो है 100% जो है एक्यूरेट हो, ना कि वो गलत सलत हो, या फिर वो कह ले कि एम्बेरसमेंट ना होना चाहिए, ठीक है। तो COVID-19 firewall require the real time to reporting the foreign site. It also require synchronization of data between the communities, between laboratory and hospital to plan and prioritize resource. तो ये बातें हैं, ठीक है। ये आर्टिकल था। अब हमारा चौथा आर्टिकल है EU इंडिया समिट। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट में GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन are expected to agree a high-level dialogue on a trade and investment to restart negotiation at a virtual यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट, ठीक है। तो वर्चुअल समिट भारत यूरोपियन यूनियन के साथ जो है होने वाला है। ये समिट किस वजह से है, यूरोपियन यूनियन जो है भारत के साथ एक हाई लेवल डायलॉग ट्रेड के संबंध इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन करना चाहता है। ये चीज़ें चल रही है यूरोपियन यूनियन इंडिया में, ठीक है। During the summit, India and the European Union are expected to conclude several agreement, included कई सारे जो है एग्रीमेंट भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है ये समिट के टाइम जो है की गई है। ए रोड मैप ऑफ कॉपरेशन, एक सहयोग का जो है एक रोड मैप तैयार किया गया है कि आपस में जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक सहयोग होगा। एन एग्रीमेंट ऑफ रिसर्च शेयरिंग फॉर सिविल nuclear cooperation and the lunch maritime security dialogue as well as negotiation between the Europe and CBI, ठीक है। tackling COVID-19 and its impact the economy and the global order will be the priority on the agenda। तो ठीक है। medical development on vaccination and treatment will be the discussed along with the withdrawal of the US from multilateral organization like the World Health Organization, the concern over and the assertive China। तो ये बात की जा रही है बात कि हम यानी कि यूरोपियन यूनियन ये भारत के साथ ये कंसर्न ये की जा रही है कि देखिए कि एक वर्ल्ड में एक पीस एस्टैब्लिश तब होती है जब चीज़ें जो है सब एक रूल बेस्ड चलती है, एक कानून के हिसाब से चलती है, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से चलती है। लेकिन जब कोई देश पावरफुल होकर के अपनी मनमानी करने लगता है तो फिर पीस भंग होती है। तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में ये बातें ये विश्वास जताई गई है कि हम वर्ल्ड मल्टीलेटरल का जो है फोकस करेंगे और जो है चीज़ों को इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे और चीज़ों को जो है असर्टिव तरीके से किसी भी देश को जो है उसको असर्टिव नहीं होने देंगे, आपस में जो है चीज़ों को अच्छे से लेकर के चलेंगे। यूरोपियन हेड द वेलकम इंडिया सिलेक्शन UN सिक्योरिटी काउंसिल नेक्स्ट ईयर। तो चूँकि अगले नेक्स्ट ईयर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन है तो भारत को वेलकम किया गया है, ठीक है। तो BTI है कि क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग एक्सपेक्टेड टू गिव ए बूस्ट टू नेगोशिएशन ऑन द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTI है। तो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन बिगेन नेगोशिएशन ऑन द ब्रॉड बेस्ड
बीटा इन 2007। तो नेगोशिएशन भारत और यूरोप के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेड को लेकर चले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डील अभी तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में नहीं हुआ। तो अब पेंडेमिक में ये समिट है वर्चुअल, देखते हैं अब आगे कि रिश्तों में क्या आगे बनता है, क्या चीज़ें होती है, तो हम आर्टिकल डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप दूसरों से भी शेयर करें, अपने तक ना रखें, ठीक है। सो थैंक यू।